क्वेश्चन नंबर 90, केस स्टडी 19। एक तो सम्स जब पढ़ेगा तो उस समय लगेगा कि सम शायद ना होगा या ये चीज़ नहीं आ रहा, कुछ चीज़ नहीं आ रहा, लेकिन ये सम्स पूरा कंप्लीट करने के बाद हमको 2-3 पॉइंट में सीखने मिला, क्वेश्चन 7 में सीखने मिला, बाकी सारा हमको पहले से आता था। यहाँ पे केस क्या है, एक मैच का वो एक प्लेयर आया, गेम खेला, उसको लॉटरी का इनकम था और मैच का इनकम था, DTA उसके साथ है नहीं है उसके ऊपर है। ये छोटा सा, ये पहले कर लेते हैं MCQ। ये विल स्मिथ आया, ये दूसरी कंट्री का रेसिडेंट है, यहाँ से उसको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 55 दिन रहा, 30 लाख रुपया उसको फ़ी मिला, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे इस पर कुछ वैसा कुछ किया नहीं है। और 20,000 रुपये लॉटरी पे जीता, जिस पर 30% 194B भी लगेगा। अब ये 194B जो होता है वो किसी को भी लगता है। यहाँ पे 194B में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का चक्कर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट 30% करता है, इन एक्सेस ऑफ 10,000 होता तो पूरा पे कटता है, तो ये सेम हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जो TDS है वो कटेगा नहीं, कटेगा तो किस रेट पे कटेगा, तो TDS कटेगा 20% प्लस NR है तो सेस कटेगा 194B में ही लिखा है। दूसरा बोला अगर DT है, DT बोल रहा अगर 20% पे टैक्स करेंगे तो कंट्री के साथ जो DT है वो बोला 20%, तो सेस नहीं लेंगे तो सिर्फ DT है। यही पॉइंट था कि इसमें सीखने का इस MCQ में। दूसरा था जब ये 194 का ऐसे 194E में इंडियन सिटीज़न होगा तो वो 194E नहीं लगेगा, तो क्या होगा, तो जो MCQ 1 में जो बात कर रहा था मैच का इनकम का, उस पर भी 30% लगेगा, और 30% लगने के बाद उस पर सेस भी लगेगा। इफ़ 94 नहीं लग पाया तो मैच वाला में तो 30% लगा, ठीक, ये एक दूसरा था। उसके बाद यहाँ बोला कि MCQ 2 में जहाँ पे DTA है, अभी लॉटरी का कोई बात ही नहीं हुआ, जहाँ पे DTA है तो वहाँ पे अगर इंडियन सिटीज़न होगा, वुड यू आंसर भी डिफरेंट इन MCQ 2। हाँ, अगर यहाँ पे इंडियन सिटीज़न होता, DTA था और बस DTA 20% के लिए था, और ये मिस्टर विलियम इंडियन सिटीज़न होता तो क्या होता, तो इंडियन सिटीज़न होता तो भी क्या फ़र्क पड़ता, तो 15 लाख उससे वाला लिमिट से मतलब नहीं है। इसको DTA बोला 20 तो 20 देंगे, 20 है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे बोला रिटर्न फाइलिंग के बारे में। रिटर्न फाइलिंग के बारे में ऐसे भी जानते हैं कि लॉटरी का जो इनकम अगर होता है तो उस पर फिर उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ये कहीं से कंफर्म करने का अभी तक यही है, इसी बेसिस पे ये सॉल्व की। TDS 194E में कट रहा था MCQ 1 में, इसमें 194E में नहीं कर रहा था, लेकिन TDS दोनों ही केस में उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि लॉटरी इनकम तो था ही दोनों में ना। ये MCQ में श्योर नहीं है, ये MCQ 1 और 2 में सिर्फ तो इसका बात हो रहा था मैच का, उस बेसिस पे बोल रहा है क्या बोल रहा है। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो लॉटरी का इनकम था, इसलिए देना पड़ा, अब बाकी देखा जाएगा। ये जो था क्वेश्चन नंबर ये बहुत इजी था, यहाँ पे सिर्फ फॉरेन इनकम के बारे में बात हुआ, फॉरेन इनकम नहीं, DTAA का प्रोविज़न था, इस SSC के ऊपर रेड भी हुआ, ये SSC था, इसके ऊपर इस ईयर का जो इनकम था डिडक्शन था, तो ये तो इस ईयर का ऐसे होना चाहिए था फॉरेन इनकम को छोड़ के। फिर इसका ये रेड के बारे में है, रेड में नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट है बता रहा है। और ये जो पोर्सन था फिर वापस क्वेश्चन ढंग से बताया नहीं, या ढंग से पढ़ना चाहिए था, ये इस करंट ईयर का है। तो यहाँ पे लॉस बोला हाउस प्रॉपर्टी में एलिजिबल नहीं है कंट्री X में, तो कंट्री X में जब एलिजिबल नहीं है तो कंट्री X का जब इफेक्टिव टैक्स रेट निकालेंगे तो लॉस माइनस नहीं करेंगे, लेकिन जब DTA का रिबेट देंगे तो हम लॉस अलाउ किए तो हम भी लॉस माइनस करने के बाद जो इनकम टैक्स किए सिर्फ उस पर देंगे, यही पॉइंट था इसमें, बाकी सारा ईजी था। ये हो गया, यहाँ पे 5 को एक्सीड कर गया तो सर 37% लगेगा, सेस लगेगा, उसके बाद ये चीज़ कैलकुलेट हुआ, सब नॉर्मल है, तो यही लॉस वाला यहाँ पॉइंट था, माइनस कर दिए। कंट्री X में 7.2 4.8, यहाँ तो 7.2 4.8 लिए क्योंकि क्रॉस पे टैक्सेबल कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया 12 लाख, लेकिन 12 लाख में से फिर हम जो माइनस कर लिए कितना 31 होना चाहिए ना, 31 माइनस किए उसके, ठीक है, ये हो गया। अब बचा सिर्फ ये ब्लैक मनी का। ब्लैक मनी में सबसे पहला पॉइंट ये आया, आंसर पे जाए तो आंसर में एक्सप्लेन किया क्या इंडिविजुअल इनकम और एसेट दोनों पे होता है, फिर एसेट के बारे में बोला जिस ईयर में नोटिस हो उस ईयर में टैक्सेबल होगा, और इस केस में वही हुआ, इनकम पहले का बताया गया तो उसको बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का इनकम था तो 19-20 में ही टैक्स करेंगे। ये हो गया इनकम के बारे में। अब वहाँ पे पेनल्टी बोल रहा है कि 3 टाइम्स पेनल्टी लगेगा, वो लगा सकता है एक मैक्सिमम सम इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टैक्स जितना है उसका 3 टाइम का पेनल्टी। एक ये पेनल्टी है 41 के अंदर, 43 के अंदर दूसरा पेनल्टी बोल रहा है क्योंकि ये रेसिडेंट था एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट था, तो रेसिडेंट हो गया अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो इसका रिटर्न
फाइल हुआ था लेकिन वो रिटर्न के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, रिटर्न फाइल किया लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो उसको 10 लाख का पेनल्टी लगेगा। तो एक पेनल्टी यहाँ पे आएगा इनटू 3 टाइम्स ऑफ टैक्स, ये 10 लाख, 2 तो प्रोविज़न, तीसरा यहाँ, ये तीनों प्रोविज़न यहाँ अप्लाई हो गया। यहाँ 30% टैक्स लगेगा इन पेनल्टी, यहाँ पेनल्टी 10 लाख लगा दिया, 3 टाइम ऑफ टैक्स लगा दिया। अब यहाँ पे 10 लाख का पेनल्टी कैसे लगाया, the officer may direct penalty in addition to the tax payable to him, sum equal to 3 times the tax so computed, and 10 lakhs for not disclosing foreign asset and income। ठीक, तीसरा यहाँ पे जो इनकम था, जो इनकम इंडियन करेंसी में ही कन्वर्ट करके दिया था, तो फाइनेंशियल में बस 30% पे टैक्स लगा दिया, अच्छे से यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। अब यहाँ पे एसेट के बारे में आया, एसेट में इमूवेबल प्रॉपर्टी था और पीस ऑफ आर्ट था, तो दोनों में कॉस्ट और एनआरवी विचुअलीज लेंगे। पहले पीस ऑफ आर्ट में जाए तो कॉस्ट ऑफ एनआरवी विचुअलीज हायर लिए, तो इसमें कन्वर्जन रेट एक देता है, एनआरवी है और एक कन्वर्जन रेट है। कन्वर्जन रेट पहले का दिया है, तो कॉस्ट को कन्वर्ट करेंगे, ये सब नाटक नहीं करना है। कन्वर्जन रेट है 1/4/21 के लिए, पहले हमको देखना है कॉस्ट एंड विचुअलीज हायर, और कब का लेंगे, तो ये भी 1/4/21 का ले रहा है, ये भी 1/4/21 का ले रहा है। कन्फ्यूज़न यहाँ पे है नहीं, सिंपल है, बस देख के एक बार लग रहा। 1/4/21 का 1/4/21 दोनों का हम कॉस्ट एनआरवी कंपेयर करेंगे। अब जब इमूवेबल प्रॉपर्टी, 3 तरह का इनकम था यहाँ पे, एक इनकम इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक इनकम था, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी का एसेट हो गया, फिर रेयर पीस ऑफ, ये हो गया तीसरा, ये 3 तरह। तो ये 19-20 का सिर्फ ये था, बाकी ये पुराना था, लेकिन जिस ईयर में फाउंड हुआ उसी ईयर में टैक्स होगा, ये जिस ईयर में फाउंड हुआ उसी ईयर में टैक्स कर देंगे क्योंकि इनकम है। अब यहाँ पे 22 मिलियन था, ये 1 बिलियन था, तो 22 मिलियन और 30 मिलियन पहले कंपेयर किए, लेकिन 22 मिलियन पे यहाँ पे एक एक्सपेंस था जो कि इस सम्स में अलाउ किया गया। अब ये जो इनकम होता है उस समय नहीं करते, लेकिन शायद एसेट एक्वायर करने में जो एक्सपेंस है वो अलाउ होगा, तो 22 मिलियन माइनस एक्सपेंस करके जो इनकम आया वो अलाउ कर, विच एवर इज हायर कर दिया, 22 मिलियन माइनस एक्सपेंस ये हायर कर दिए। अब इसको कन्वर्ट करना, अब यहाँ ध्यान देना है कि ये मिलियंस में है, तो मिलियंस मतलब 10 लाख, तो इंटू 10 लाख कर दिए, डिवाइड बाय 1 करोड़ कर दिए, क्योंकि हमको करोड़ में चाहिए था, और जो अमाउंट आया फिर उसको इंटू कर दिया जो एक्सचेंज रेट है। सेम चीज़ यहाँ पे, यहाँ एक्सपेंस कुछ था नहीं, विच इज हायर लिए, फिर उसको कन्वर्ट किए। पहले जो वैल्यू दिया है उसी में चेक कर लो कि क्या मेरा हायर होगा, क्या मेरा हायर विच इज हायर, बाद में लास्ट में सिर्फ एक डेट होगा कन्वर्जन के लिए। इसके अलावा इस सम्स में कुछ नहीं था, ख़त्म सम्स।